हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पे चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 का ड्राफ्ट जारी किया है और लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। तो इस ड्राफ्ट में जानवर को मारने के लिए यानी हत्या करने के लिए कितने वर्ष कैद के प्रावधान को प्रस्तावित किया गया? आंसर होगा 5 वर्ष। ठीक है, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, हत्या करने के लिए 5 साल जेल हो सकती है और अगर आप क्रूएल्टी करते हैं, उसके साथ क्रूरता करते हैं तो 3 साल की जेल हो सकती है। तो ये जो पुराना कानून था पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, उसमें बदलाव करने का ये प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। इंग्लिश में इस विधेयक को कहेंगे प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट अमेंडमेंट बिल 2022। ठीक है, तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ये ड्राफ्ट को जारी किया है और इस बिल को किसने जारी किया है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने तैयार किया और इसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 का जो कानून था उसी में संशोधन करने और बहुत सख्त बनाने का ये प्रस्ताव रखा गया है। तो मतलब यही हुआ कि अगर जानवर के साथ भयानक क्रूरता की जाती है तो उसके लिए 3 साल का कैद का प्रावधान है और हत्या करने पर 5 वर्ष के कैद का प्रावधान रखा गया है इसमें। हालांकि यहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ कि धार्मिक उद्देश्य के लिए अगर किसी जानवर की हत्या की जाती है तो उसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं होगा। साथ ही लाइसेंस प्राप्त किसी बूचर खाने में जानवरों को काटा जाता है, उसकी हत्या की जाती है तो ये अपराध के दायरे में नहीं आएगा। 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये खबर क्यों इम्पॉर्टेंट है? अभी 2 वाक़ये हुए हैं लेटेस्ट, जब ये प्रावधान मतलब ये संशोधन विधेयक को लोगों के लिए जारी किया गया उस समय ये 2 न्यूज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक है चूहे को मारने पर, मर्डर करने पर बदायूं में FIR हुआ, उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला है, और एक युवक को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया पुलिस स्टेशन के द्वारा है। ठीक है, तो और चूहे का फिर पोस्टमार्टम हुआ है, रिपोर्ट हुआ है। हालांकि उसमें ये बात सामने आई कि उसकी मौत किसी दूसरे वजहों से हुई है, उसका फेफड़ा खराब था, किडनी खराब था, वगैरह वगैरह। ठीक है, मामला ये था इस चूहे के मर्डर में। वैसे तो चूहे को मुझे लगता है कि ज़्यादातर घरों में मार दिया जाता है, दवा डाल दे के या पिंजरे में फंसा के, लेकिन यहाँ मामला ये हुआ है कि उस व्यक्ति ने, युवक ने चूहे को पकड़ा और उसमें पत्थर बांधकर और नाली में डुबो दिया। तो एक व्यक्ति जा रहा था जो कि पशु प्रेमी था और उसने उस चूहे को निकाला और उसने बहस की और फिर उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को चूहे के, वो लेके गया थाने पर और फिर FIR दर्ज करवाई। पुराना जो कानून था उसके तहत कि क्रूएल्टी के साथ इसकी हत्या की गई है, और उसके बाद फिर पुलिस ने FIR दर्ज किया और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। फिर पोस्टमार्टम किया गया चूहे का और पता चला कि नहीं दूसरे वजहों से ये हत्या हुई। दूसरा मामला ये है, हरियाणा में हुआ है, मुर्गियों को मारने पर FIR दर्ज हुआ है। आप कहेंगे कि मुर्गियों को तो लोग, यानी मुर्गों को लोग खाते हैं, तो यहाँ पर मामला ये हुआ है कि क्रूएल्टी यानी क्रूरता की गई है मुर्गियों के साथ। बाइक पर उल्टा टांग कर उसको प्लास्टिक की रस्सी में बांधी हुई थी और उसको ले जाया जा रहा था, तो बहुत सारी मुर्गियाँ मर गईं। तो ये अत्याचार हुआ मुर्गियों पर, तो उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया और इस मामले में FIR दर्ज हुआ है उस व्यक्ति पर, जो व्यक्ति बाइक पर मुर्गियों को उल्टा टांग कर और ले जा रहा था। तो यह मामला यह है कि अगर बूचर खाने में ये मुर्गियों को काटा जा रहा है और काटने में इस तरह से काटा जा रहा है कि उसके साथ क्रूरता नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है अगर लाइसेंस प्राप्त है। और दूसरे को भी, रैट को भी मारा जा रहा है, तो आप दवा दे रहे हैं और उससे वो मर गया तो क्रूएल्टी नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरीके से किया जा रहा है जो मामला दर्ज हुआ है तो क्रूएल्टी का मामला सामने आएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात है ये, जो अभी वर्तमान में स्थिति चल रही है उसके मुताबिक मैंने कनेक्ट किया है इसको समझने के लिए। तो ये जो संशोधन विधेयक लाया गया है उस लोगों से सुझाव मांगे गए हैं और 7 दिसंबर तक
कोई भी पब्लिक इस पर सुझाव दे सकता है मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर, और अंतिम रूप दिया जाएगा। और आगामी जो शीतकालीन सत्र या फिर बजट सत्र होने वाला है, हम कहेंगे बजट सत्र तो आएगा अगले साल 2023 में, और शीतकालीन अभी आने वाला है, तो उसमें इस विधेयक को पेश किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जानवर के साथ अगर क्रूरता किया जाता है तो न्यूनतम मिनिमम 50,000 रुपये दंड जुर्माने का ये प्रावधान किया गया है, और इसे 75,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और 1 साल से 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है क्रूएल्टी के मामले में। ठीक है, और किसी जानवर की हत्या करने पर 5 साल की कैद का प्रावधान है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही। अच्छा, इस जो विधेयक है ना, उसमें जानवरों की आज़ादी का भी प्रावधान किया गया। 5 तरह की आज़ादी के बारे में बताया गया है इस ड्राफ्ट बिल में। कौन कौन से हैं? एक है आज़ादी की अधिकार और आज़ादी की प्यास, भूख और कुपोषण से मुक्ति। अगर कोई जानवर को पाल रहा है तो उसको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है? पर्यावरण के कारण कोई असुविधा ना हो उसे। अगर आप कुत्ता पाल रहे हैं तो ऐसा ब्रीड है जिसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो तो उसको एसी में रखना होगा, मतलब यही हुआ इसका। दर्द, चोट और बीमारियों से मुक्ति। अगर बीमार हो जाता है जानवर तो उसका इलाज कराना, ये अधिकार है पशुओं का कि उसका मालिक जानवर का वो इलाज कराए। सामान्य व्यवहार करने की स्वतंत्रता। उसे बांधकर हमेशा आप बंद किए हुए उसके जो व्यवहार हैं कूदने की, तो वो सब आपने बंद करके रखा हुआ है। एक मुर्गे को आपने छोटे से पिंजरे में बंद किया हुआ है तो वो अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और भय और संकट से मुक्ति, हमेशा भय की स्थिति ना हो उसे। तो ये 5 अधिकार का भी प्रावधान उसमें किया गया है। और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये विधेयक को लाया गया है? तो मत्स्य पालन पशुपालन, उसके मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चीन के साथ है, इंडिया और चाइना के बीच। LAC, LOC किसके साथ है? तो वो है पाकिस्तान के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चीन के साथ। LAC के पास भारत और USA के बीच में किस राज्य में मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास आयोजित हुआ? आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पर? तो उत्तराखंड में औली एक जगह है, वहाँ पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुए। कब से कब तक? तो 15 नवंबर से और 2 दिसंबर तक। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, और इसे मैप के थ्रू आपको समझाता हूँ। और इसमें चीन भी कूद गया, चीन ने विरोध किया इसका, तो मैप के थ्रू बताते हैं। प्यारा भारत है और यहाँ पर उत्तराखंड है, और इधर का जो हिस्सा है वो है चाइना। ठीक है, तो हम बात करेंगे औली के बारे में। औली जो है वो उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में स्थित एक सिटी है। ठीक है, तो इस जगह पर ये है औली, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है। ठीक है, अब चलते हैं उसके और नज़दीक चलते हैं, मैप को ले चलते हैं। ओके, सैटेलाइट मैप को। तो यहाँ है ये औली, जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहाड़ पर ही है ये औली नाम की सिटी है उस जगह पर। तो यहीं पर इंडिया और USA की जो मिलिट्री है उसके बीच में युद्धाभ्यास नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। जिस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम ही है युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो नाम आपको ध्यान में रखना है। तो युद्ध अभ्यास यहाँ पर आयोजित किया गया, और LAC जो है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ से मात्र इसकी दूरी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी पर ये एक्सरसाइज हुआ है। और ये इस एक्सरसाइज का ये 18वां संस्करण है, 18th। इससे पहले 2021 में हुआ था, अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था। और यही है कि अमेरिका और भारत की जो सेना है वो दोनों एक दूसरे को समझ सकें और क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक चीज़ें हैं वो सबको समझ सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड के बाराहोती एक क्षेत्र है, सीमा पर ही, LAC के पास में ही है। तो वहाँ पर बीते साल सितंबर में चीनी सैनिकों ने हरकतें की थी और 5 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे वहाँ पर। हालांकि कुछ घंटे बाद ही वहाँ चीनी सैनिक वापस चले गए थे। लेकिन एक घटना तो हुई, बाराहोती ऐसे एक चारागाह है और इसको लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद रहता है। 60 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में 60 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है बाराहोती। तो वहाँ पर घटना हुई थी और हम उसी से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही अमेरिका के साथ
डिफेंस एक्सरसाइज, ये मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। तो ये जो पूरा मामला हुआ है, तो इसके साथ ही इंडिया और चाइना में इस पर तनाव भी हुआ। चीन ने इस मामले में जब एक्सरसाइज चल ही रहा था, उसी समय चीन का जो प्रवक्ता है उसने ये कहा कि ये जो एक्सरसाइज हुआ है उससे पिछले कुछ वर्षों के जो एग्रीमेंट थे उसका उल्लंघन हुआ। हालांकि भारत ने इस पर लताड़ लगाई, कहा कि तुम कौन होते बीच में बोलने वाले, हम और अमेरिका ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है और कोई किसी भी एग्रीमेंट का उल्लंघन यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही, तो कोई एग्रीमेंट का उल्लंघन नहीं हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच में हुई है और ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। दो चीज़ आपको जानना जरूरी है। कहाँ पर आयोजित हुआ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कहाँ पर? तो औली में। औली सिटी है और ये किस जिले में स्थित है उत्तराखंड के? तो चमोली जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और हाँ, पीडीएफ भी अवेलेबल है। इस वीडियो का पीडीएफ तो फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और पूरे साल का करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर। और 1 साल का मेंबरशिप है, उसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक पीडीएफ तो मिलता है, साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ तमाम एग्जामिनेशंस के लिए वो होते हैं, आप दे सकते हैं। और इसके अलावा बुक्स में छूट मिलती है। तो अगली जो ईयरली बुक है वो 25-26 दिसंबर तक आ जाएगी, उस पर छूट भी मिलेगी जो मेंबरशिप जिन लोगों ने लिया हुआ है वो। तो मात्र 150 रुपये में ये मेंबरशिप मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। छूट चल रही है बस कुछ ही दिनों के लिए, ठीक है। और अभी जो एग्जामिनेशन चल रहा है ना एसएससी सीजीएल का, उसमें शानदार क्वेश्चंस टकरा रहे हैं, खासतौर पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखना जरूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है मेंबरशिप का। अगला क्वेश्चन है विक्रम किर्लोस्कर, उनका निधन हो गया 29 नवंबर को। तो वे किस कंपनी के वाइस चेयरमैन थे? आंसर होगा टोयोटा किर्लोस्कर, ठीक है, टोयोटा किर्लोस्कर। तो उसके वो चेयरमैन थे। ये रहा फोटोग्राफ, 64 ईयर के थे। और आपको बताऊं कि टोयोटा को इंडिया में लाने का जो श्रेय है वो काफ़ी हद तक इनको भी दिया जाता है। तो किर्लोस्कर कंपनी आप जानते होंगे, ज़्यादातर इसका नाम जो है ना वो किर्लोस्कर का जनरेटर वगैरह में है। तो उसने टोयोटा के साथ मिलकर यहाँ पर इंडिया में टोयोटा की जितनी गाड़ियाँ हैं वो टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी मिलकर ये बनाती है। तो इसी के वाइस चेयरमैन थे टोयोटा किर्लोस्कर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने नवंबर 2022 में हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? क्या है प्रोजेक्ट का नाम? हर घर गंगाजल। आंसर होगा बिहार। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ये राजगीर में अभी हाल ही में ये हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। और ये प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज है जल जीवन हरियाली योजना, उसके तहत ये प्रोजेक्ट है हर घर गंगाजल। फर्स्ट फेज की जो लागत है वो तकरीबन 4000 करोड़ रुपए है। और ये बड़े पंप से मोकामा के पास हाथीदह से गंगा के पानी को निकाला जा रहा है, पंप किया जा रहा है। और राज्य का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है जैसे राजगीर, बोधगया और गया, तो वहाँ पर लगभग 7.5 लाख घरों में इसकी सप्लाई की जाने की पूरी योजना है। और इस पानी को राजगीर और गया के जलाशयों में भी स्टोर किया जाएगा, ताकि अगर पानी का संकट भी हो रहा है, गंगा में ऐसा भी होता है गर्मियों के दिनों में कई बार कि बहुत कम वाटर लेवल होता है, तो तत्काल उन जलाशयों से पानी लोगों को पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो ये पूरी व्यवस्था, ये हर घर गंगा जल, ये योजना स्कीम बिहार में शुरू हुई है। और ख़ास तौर पे जो पर्यटक स्थल हैं राजगीर और बोधगया और गया, वहाँ पर है। और ये भी संभावना है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी ये जो योजना है हर घर गंगा जल, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, बिहार में इतनी बाढ़ आती है, इसके बावजूद बहुत सारे इलाकों में भूजल स्तर बहुत नीचे है। तो ऐसे में पेयजल का संकट भी हुआ है। तो ऐसे में सरकार की ये योजना है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट, ठीक है।
इंपॉर्टेंट बात, बिहार की बात हो रही है, राजधानी है पटना। गवर्नर कौन है? फगू चौहान। और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डेविस कप 2022 की विजेता टीम कौन है, या कहें किस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार खिताब जीत लिया? आंसर होगा कनाडा। ठीक है, तो 27 सितंबर को ये खिताब कनाडा ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ओके, टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है डेविस कप को, और ऑस्ट्रेलिया 28 बार डेविस कप को जीत चुका है और उसको हरा दिया कनाडा ने। ठीक है, महत्वपूर्ण बात, डेविस कप की बात कर लें। डेविस कप की स्थापना हुई थी 1900 में, वर्ष 1900 में, और सबसे सफल टीम है यूएसए, 32 बार उसने ये डेविस कप जीता हुआ है। ठीक है, और भारत ने पहली बार इसमें 1921 में हिस्सा लिया था। भारत ने अभी तक इसमें कोई जीत हासिल नहीं की है। ठीक है, हालांकि उपविजेता रहा है 3 बार, 1996, 1974 और 1987 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2022 का जो एक अवार्ड है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, वो भारत के किस म्यूजियम ने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ठीक है, तो ये नवंबर में, अभी हाल ही में ये अवार्ड की घोषणा की गई है यूनेस्को के द्वारा। तो कई तरह के कैटेगरी में अवार्ड है और उसमें से 4 अवार्ड जो है वो भारत को मिले हैं। तो भारत का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, इसे मिला है अवार्ड, ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, अदर अवार्ड की बात करेंगे तो अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शंस वो मिला है गोलकुंडा की बावड़िया हैदराबाद में, और अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है 2 को, डोमकोंडा किला तेलंगाना में है और भायखला स्टेशन मुंबई में, तो उसको मिला है। ठीक है, तो शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम जो है वो मुंबई में स्थित है। ये देख रहे हैं आप फोटोग्राफ, और ये म्यूजियम 100 वर्ष पुराना है और मुंबई की विश्व विरासत संपत्ति विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल उसका एक ये हिस्सा है। ठीक है, और इसको स्थापना हुई थी 1922 में पश्चिम भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में नाम इसका चेंज किया गया, क्या नाम कर दिया गया? तो शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम। ठीक है, संग्रहालय। और दूसरी बात करें तो ये अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शंस, ये गोलकुंडा की बावड़िया को मिला है, और ये सीढ़ीदार कुओं तालाबों का एक कुंड कहा जाता है इसे। ठीक है, ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में, एक इम्पॉर्टेंट। अगला है डोमकोंडा किला, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले में स्थित है। डोमकोंडा ये गांव है, वहीं पर स्थित है। 18वीं शताब्दी में बनाया गया था इसे। ग्रेनाइट चट्टानों का जो ऊंचा परिसर है वहाँ पर इसे किले की दीवार ये देख रहे हैं आप। ठीक है, अगला है ये भायखला स्टेशन, ये अवार्ड ऑफ मेरिट इसे मिला है, और ये मुंबई उपनगरीय रेलवे जो है वो सेंट्रल लाइन उस पर उसका एक रेलवे स्टेशन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड के बारे में बात करें तो वर्ष 2000 के बाद ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ये अनाउंस हुआ था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात, यूनेस्को की बात कर लें, मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। स्थापना हुई थी 1945 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नई चेतना पहल बदलाव की ये अभियान लॉन्च किया है, तो किस सामाजिक बुराई के खिलाफ है? आंसर होगा लिंग आधारित भेदभाव, यानी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये लॉन्च किया गया और पीआईबी की ओर से ये जारी किया गया है। ठीक है, किसने जारी किया? तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह, तो उनके द्वारा ये इसको लॉन्च किया गया है। इस योजना का लक्ष्य यही है कि लिंग आधारित जो हिंसा होती है खासतौर पर महिलाओं पर, जेंडर बेस्ड, तो उसको किस तरह से रोका जाए। तो देश भर में इसको लेकर अभियान चलाए जाएंगे। और अगर हम बात करेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की, एनसीआरबी की 2021 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक
वर्ष 2021 में रेप के 31,677 मामले सामने आए थे, मतलब औसतन 86 डेली। तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं तो उन सब पर कैसे रोकथाम लगाई जाए, जागरूकता भी फैलाई जाए। कानून तो सख्त है ही, उसको काम किया जाए, साथ में जागरूकता भी फैलाई जाए। तो ये एक अभियान शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नवंबर 2022 में कितने नारी चेतना केंद्रों का उद्घाटन किया? आंसर होगा 160, टोटल 160 ये नारी चेतना केंद्र उसको ये शुरू किया गया है। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध ये एक अभियान के तहत ये किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये सेंटर जो है वो प्राइवेट और सार्वजनिक स्थानों पर होंगे और परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उसके खिलाफ काम करेगा। देश भर में 1251 ये केंद्र इस तरह के बनाए जाएंगे। अभी फ़िलहाल 160 केंद्र लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, गिरिराज सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, कौन बन गए हैं? आंसर होगा हंसराज गंगाराम अहिर। तो न्यूज़ आप देख रहे हैं और ये रहा फोटोग्राफ इनका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में हंसराज गंगाराम अहिर को ये चेयरमैन नियुक्त किया है इस कमीशन का, इस आयोग का। ये 4 बार सांसद रह चुके हैं बीजेपी से और 2016 से 2019 तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, स्थापना हुई थी 1993 में और ये आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत संवैधानिक ये निकाय है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन यानी NSC, तो उसका पार्ट टाइम चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ठीक है, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। तो दिसंबर में उनको नियुक्त किया गया है। वो गणितज्ञ हैं और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन उसके पार्ट टाइम चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, 3 साल के लिए पार्ट टाइम चेयरमैन का पद उनको दिया गया है फिलहाल। ओके, भारतीय गणितज्ञ हैं और प्रोफेसर के रूप में वो कई इंस्टीट्यूट्स में काम कर चुके हैं। इम्पॉर्टेंट बात है ये। ओके, तो दोस्तों ये रहा फोटोग्राफ इनका। ये रहा टोटल करंट अफेयर्स आज का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। और कल यानी संडे को सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा वीकली करंट अफेयर्स। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स देखना मत भूलना। और मैं फिर हाजिर होऊंगा मंडे को सुबह 6 बजे।